हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इस लेक्चर में हम ईयर 2017 के एमआईटी इंटीग्रेशन बी के क्वालिफाइंग राउंड्स के क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने 2012 से लेकर 2016 तक के जो क्वेश्चंस थे क्वालिफाइंग राउंड के, वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज इस लेक्चर में ईयर 2017 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं फिर से आपको कहूँगा कि प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मैंने एक डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वो भी जाके आप ज़रूर देखें। उसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हमने 200+ इंटीग्रेशंस को हमने सॉल्व करा है, वो भी आप जाके ज़रूर देखें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है। हमें इंटीग्रेशन करना है x² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 2 का। तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग ईजी होने वाले हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नॉर्मल लेवल का ही इनके अंदर ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है ना, क्यूब रूट ऑफ x³ + 2, इसको हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो स्क्वायर जब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो x³ + 2 किसके बराबर हो जाएगा, t² के। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 3x² dx ये क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 2, इसका डिफ्रेंशिएशन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, x² dx की वैल्यू हो जाएगी 2/3 t dt। तो कौन कौन सी इक्वेशन हमारे पास काम आने वाली है, एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन और एक ये सेकंड इक्वेशन। तो जब आप इनको इंटीग्रेशन में पुट करोगे तो देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे हम। ये x² dx है, तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 dt के बराबर हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ फंक्शन है हमारे पास, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर ही हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। 2/3 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देते हैं। यहाँ जाएगा t dt डिवाइडेड बाय t। तो अब यहाँ क्या होगा, इस t से तो ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ओनली dt। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3, और dt का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन dt आएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारे पास 2/3 t + c, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे। अब यहाँ पर t आ रहा है, तो इस t की वैल्यू ओरिजिनली तो यहाँ पे कहीं t था नहीं, देखो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस t की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो देखो t की वैल्यू ये रही हमारे पास, इक्वेशन 1 से ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ x³ + 2 और प्लस में c। तो ये होने वाला है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, लगभग सारे क्वेश्चन ईजी होने वाले हैं। मैं आपको पूरा सोल्यूशन उनका करवाने वाला हूँ। मैं एक बार फिर से कहूँगा, ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ये PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल रहा होगा, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की एक प्लेलिस्ट भी मिल रही होगी। वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें, और वो उसकी भी वो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारी मैंने PDFs अपलोड कर रखी है इंटीग्रेशन की, वो सब भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम वही सबसे पहले लेट एक चीज़ अज्यूम कर लेते हैं हम, लेट log x जो है इसे हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, t के बराबर। तो अगर हम यहाँ से लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज लिखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻t हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा, log हटाया हमने तो x की वैल्यू e⁻t हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो dx की वैल्यू हो जाएगी e⁻t dt। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। उसके अलावा अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या नाम दूंगा, इसे मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और इसे मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। या फिर सेकंड ना बोल के इसे सेकंड इक्वेशन मान लो और इसे थर्ड इक्वेशन मान लो। तो इन तीनों इक्वेशंस का ही हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो उसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़, यहाँ पर जो t है ना उसकी लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, t की अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कैसे निकालेंगे हम, पहले यहाँ देखो अपर लिमिट कितनी आ रही है, इन्फिनिटी। तो वो यहाँ पे पुट करो, तो log इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अपर लिमिट तो आ जाएगी t की इन्फिनिटी, और जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ रहा है लोअर लिमिट में कितनी आ रहा है, 1। तो इस 1 को यहाँ पे पुट करो x के जगह, तो log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है।
इसका मतलब जो टी की लोअर लिमिट है वो आ गई हमारे पास 0। तो इंटीग्रेशन अब हम करेंगे, यहाँ पर लोअर लिमिट टी की 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी। उसके बाद देखो टर्म क्या आ रहा है, लॉग एक्स आ रहा है। तो लॉग एक्स को तो हमने क्या माना है, टी ही अज्यूम करा है, लॉग एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ टी। उसके बाद टर्म कौन सा आ रहा है हमारे पास, एक डी एक्स आ रहा है। तो डी एक्स किसके बराबर है, ई की पावर टी डी टी के बराबर। तो ई की पावर टी डी टी और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर टी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा ई की पावर 2t, ई की पावर 2t आ जाएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो एक ऊपर ई की पावर माइनस टी हमारे पास यहाँ पर बचेगा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड तेज़ करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। IBP मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड जो फंक्शन है हमारे पास इसका क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। फिर ये जो फर्स्ट फंक्शन है ना टी, इसका यहाँ पर क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन। तो डी टी बाई डी टी आ जाएगा, उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। और जब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, तो उसे मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी। मैं ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर। इसका यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। अब माइनस ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस टी ई की पावर माइनस टी, और माइनस का ये के साइन हो जाएगा, माइनस का साइन ही आएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन नहीं आएगा, अब ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टी और प्लस में सी। ये हमारे पास आएगा इस इंटीग्रेशन का आंसर। अब क्या करना है, ओरिजिनली तो टी हमारे पास था नहीं, तो टी की वैल्यू अब हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो टी की वैल्यू तो लॉग एक्स है, और ई की पावर टी की वैल्यू एक्स है, और ई की पावर अगर माइनस टी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू माइनस लॉग एक्स बाई एक्स और माइनस 1/x और प्लस में सी। फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी एरर कर दी है, बड़ी नहीं, बड़ी ही कहूँगा, छोटी एरर तो नहीं है ये। देखो क्या एरर करी हमने। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है ना उसमें देखो हमारे पास लिमिट्स आ रही है 0 से इन्फिनिटी, और हमने यहाँ पर प्लस सी लगा दिया। तो जब लिमिट्स आ रही है तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट करेंगे इसके अंदर। तो हम यहाँ पर टी की वैल्यू को 0 से लेके टी की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू इन्फिनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/इन्फिनिटी आ जाएगा इसका आंसर, ई की पावर माइनस टी। इससे मतलब ये ई की पावर टी ये नीचे आ जाएगा, ये वाला ई की पावर टी। और जब आप इस पर लिमिट लगाओगे तो लॉपिटल एक बार लगाओगे तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। मतलब अपर लिमिट तो इसकी कितनी आएगी हमारे पास, 0 आएगी। और जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पे पुट करो तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ जब आप 0 पुट करोगे ना यहाँ पर तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जब 0 पुट करोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो माइनस में यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा, 0 माइनस -1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर आएगा इसका 1। ये कैसे आएगा, जब हम ये लिमिट्स पुट कर देंगे ना, हमने इंटीग्रेशन बिल्कुल सही करा है, बस हमें क्या करना है, ये जो लिमिट्स है ये पुट करेंगे। तो इन्फिनिटी के ऊपर तो ये जो फंक्शन है ना ये पूरा क्या आ रहा है, 0 जा रहा है, और t = 0 पे इसकी वैल्यू आ रही है, t = 0 पे वैल्यू आ रही है -1। पर क्योंकि हमारे पास ये लोअर लिमिट है तो एक और माइनस लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखो माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1 हमारे पास। यहाँ आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक हाइपरबोलिक एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब वैसे तो जनरली सेक हाइपरबोलिक फंक्शन जो है हमारे पास ये ज़्यादातर मतलब इंडिया के अंदर तो
क्लास 11-12 के अंदर होता नहीं है ये टॉपिक हमारे पास, पर आपको एक जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ वो क्या है उसे ध्यान से समझना। सेक हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है हमारे पास 2/e⁻x प्लस e⁻−x। तो अगर मान लो आपके पास इंटीग्रेशन में ये ना देके अगर इसी का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो आप वो तो करना ही पड़ेगा आपको। ये तो हमारे पास है सिलेबस में, से तो इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। इंडिया में 11-12 की बात कर रहा हूँ मैं। 2dx/e⁻x प्लस e⁻−x, तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और ये हमारे पास क्या है, सेक हाइपरबोलिक एक्स का ही वैल्यू है। तो इसमें 2 तो कांस्टेंट है, उसे हम बाहर लिख देते हैं। न्यूमरेटर में आएगा ओनली dx e⁻x प्लस 1/e⁻x। e⁻−x को हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻1/1/e⁻x। तो 2 इंटीग्रेशन dx e⁻x, जब आप एलसीएम ले लेंगे तो कुछ ये इस तरह से बन जाएगा e⁻2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट e⁻x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो e⁻x dx वो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे ना, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो, तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी हुई है e⁻x dx, ये तो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और ये जो e⁻2x है ना, ये यहाँ से वैल्यू लिख देंगे तो ये हो जाएगा t²। तो ये dt/t² प्लस 1 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन मतलब शॉर्ट रिड्यूस होकर ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो हमें पता है, इसका तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t और प्लस में एक c लगा देंगे, तो इसका आंसर तो ये होगा tan इनवर्स t। अब ओरिजिनली तो t था नहीं हमारे पास, तो t की वैल्यू को हमें यहाँ पर वापस पुट करना पड़ेगा। t की वैल्यू किसके बराबर है, e⁻x के बराबर है, तो ये प्लस में c आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब सेक हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन, या फिर आप कह सकते हो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, ये होता है। एक बार इसे मैं शिफ्ट करके भी लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको हो सके तो आप इसे याद भी कर लेना, ये छोटा सा फॉर्मूला है, सेक हाइपरबोलिक एक्स dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये फंक्शन होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ आपको पूरा सोल्यूशन दिख रहा होगा, ज़्यादा बड़ा इसका हमने क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक है x⁻³ और यहाँ पर लिखा हुआ है x²। तो इसे देखो हम किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा x² e⁻x²। और क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पावर कितनी थी 3, यहाँ पावर कितनी लिखी है मैंने 2, तो मुझे एक एक्स्ट्रा x लिखना है, उसे मैं लिख देता हूँ x dx। ऐसे इस तरह से मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो इसे मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक करा है, x² और x में। तो एक x² तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, और ये x को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं वैल्यू एज्यूम करूँगा, लेट x² जो है उसे मैं t एज्यूम कर लेता हूँ। ये x² मैंने क्यों एज्यूम करा है, क्योंकि ये e की पावर में आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारे पास 2x dx, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx की वैल्यू हो जाएगी dt, और x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास क्या आ रही है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन होगी, और ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ देखो x² आ रहा है और यहाँ पर भी x² आ रहा है, दो जगह x² आ रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन दोनों की जगह तो हम क्या करेंगे, t पुट कर देंगे, और ये जो x dx है इसके जगह क्या कर देंगे, हम dt/2 पुट कर देंगे। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, t और dt। इस टाइप से हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, वापस से वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा e⁻t और t+1 t-1 और एक चीज़ हम यहाँ पर भूल गए, देखो यहाँ पर dt/2 आ रहा था, तो यहाँ पर डिवाइड में हमें एक 2 भी लगाना पड़ेगा, तो उसे मैं बाहर 1/2 लिख देता हूँ, इक्वल का साइन लगा के, और यहाँ पर भी एक 1/2 लगा देता हूँ। अब ओरिजिनली तो यहाँ पर प्लस ही भी लिख देते हैं। अब ओरिजिनली तो देखो क्वेश्चन के अंदर t था नहीं, तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास,
एक्स स्क्वायर वो यहाँ पर पुट करेंगे हम। तो जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ एक्स स्क्वायर पुट कर दो। तो ई की पावर में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में सी। ये होगा हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये भी एक बहुत ईजी क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन अभी तक हमारे पास ईजी आए, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया। ऐसे समझ सकते हो आप कि ये बेसिक्स ही हमारे पास चल रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपको समझना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, उसे आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में सारे कंसेप्ट जो हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के होते हैं और भी 200+ फॉर्मूला वहाँ पर मैंने क्या करें डिस्कस करें, जिनका मैंने डिटेल में प्रूफ करवाया है 200+ फॉर्मूला का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो लिमिट्स लगी हुई है 1 से 2 की, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज आ रही है एक एक्स आ रहा है और स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आपको एक चीज़ समझना है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखेगा ना, तो आपको अज्यूम क्या करना है, लेट पुट करेंगे हम, लेट नहीं अज्यूम नहीं करेंगे हम, पुट एक्स इज इक्वल्स टू सेक थीटा। हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, सेक थीटा पुट करेंगे। तो जो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। अब सबसे पहले देखो यहाँ एक्स आ रहा है तो एक्स की जगह तो हम क्या पुट कर देंगे, सेक थीटा। डी एक्स आ रहा है तो डी एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। बचा हुआ ये टर्म है, ये किसके बराबर हो जाएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर ही होता है। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इन तीनों इक्वेशंस को मैं नाम दे देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और इसे मान लो थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेशन में पुट करेंगे ना, उसके अलावा एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी। जो एक्स है ना उसके जगह हमने सेक थीटा पुट करा है, तो जो थीटा की लिमिट है वो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, एक्स को थीटा की जो लिमिट्स है ना वो कैसे निकालेंगे, हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 पुट करो। तो जब सेक थीटा 1 के बराबर है, इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। क्यों, क्योंकि सेक 0 ही हमारे पास 1 होता है, सेक 0 ही 1 होता है हमारे पास। थीटा की लोअर लिमिट होगी 0 डिग्री, या फिर अब 0 ओनली 0 भी कह सकते हैं। उसके अलावा अपर लिमिट क्या है, देखो अपर लिमिट आ रही है 2। तो सेक थीटा 2 कब होता है हमारे पास, सेक थीटा इज इक्वल टू 2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। ये हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। 60 डिग्री पे होता है, मतलब सेक 60 डिग्री होता है हमारे पास, π/3। तो अपर लिमिट आ गई इसकी π/3। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन है हमारे पास उसमें हम क्या करते हैं, जो लिमिट्स हैं वो पुट करते हैं। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से π/3। और जो डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो यहाँ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय, डिवीजन में क्या आ रहा है, एक एक्स आ रहा है तो एक्स की जगह तो हम क्या पुट करेंगे, सेक थीटा। यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। और ये जो वैल्यू है हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। तो इसकी जगह आ जाएगा टेन थीटा। अब यहाँ क्या होगा, देखो इस सेक थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ओनली इंटीग्रेशन में एक डी थीटा बचेगा 0 से π/3। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, हमें वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है बस 0 से π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा π/3 माइनस 0। तो ये आंसर हो जाएगा π/3। ये इसका आंसर होगा। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरा मेथड है, आपको दिख रहा होगा इसका पूरा आंसर। एक चीज़ बार वापस कह देता हूँ मैं, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये कंटेंट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, टीचर्स के लिए भी यूज़फुल है। आगे बढ़ते हैं, उसी के सिमिलर देखो एक क्वेश्चन, बस इसमें चेंज किया है हमारे पास। यहाँ पर
माइनस आ रहा था और स्क्वायर रूट लगा हुआ था, इसमें बस लिमिट्स चेंज हो गई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास आ गया। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं अब हम। एक चीज़ और मैं कह देता हूँ, बार बार ये रिपीट नहीं करूँगा, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये कह चुका हूँ कि मान लो जैसे ही क्वेश्चन आए ना आपके पास, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ऐसे नहीं कि आप इस लेक्चर को देखते जाए, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप ऐसे ही देखते जाएँ, ताकि आपको ये समझ में नहीं आएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, ट्राई करने हैं सारे क्वेश्चन और फिर सोल्यूशन देखना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें और फिर क्वेश्चन ट्राई करें, और अगर फिर सोल्यूशन नहीं आता तब आप इसको देखें, इसका सोल्यूशन। अब जो मेथड हमने ऊपर यूज़ करा था ना, सेम मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जब भी आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे ना, तो वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, एक्स को सेक थीटा। पर जब अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे, तो आपको एक्स को क्या पुट करना है, टेन थीटा पुट करना है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ हम एक्स की वैल्यू को क्या पुट करते हैं, टेन थीटा पुट करते हैं। तो डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम थीटा की लिमिट रखें, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी थीटा की, और लोअर लिमिट यहाँ पर हम लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, लोअर पे 1 आ रहा है, तो 1 को इस एक्स की जगह पुट करो, तो 1 कब आता है, π/4 पर। तो लोअर लिमिट हो जाएगी π/4, और अपर लिमिट है इन्फिनिटी को यहाँ पे पुट करो। तो 10 किस वैल्यू के ऊपर इन्फिनिटी होता है, वो होता है π/2 के ऊपर। तो ये हमारे पास दो अपर लिमिट्स आई है इसकी, एक तो आई है लिमिट π/2 और एक लिमिट आई है π/3, वो सॉरी π/2 से π/4 तक का। तो ये दो वैल्यूज आ गई। उसके अलावा जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, मतलब जो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ही होता है। तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर जो लिमिट्स है वो हो जाएगी π/4 से π/2। डी एक्स की वैल्यू सबसे पहले आएगी, तो यहाँ पर डी एक्स है, तो डी एक्स किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वैल्यू आ रही है एक्स, तो एक्स किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो यहाँ जाएगा एक टेन थीटा। उसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी आएगा। अब क्या होगा, इस सेक स्क्वायर थीटा से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो टेन थीटा है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट थीटा डी थीटा π/4 से लेके π/2 तक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉट थीटा के इंटीग्रेशन का, वो आपको पता ही होगा, बेसिक फॉर्मूला है कॉट थीटा के इंटीग्रेशन का। तो इसका फॉर्मूला होता है एल एन साइन थीटा। यहाँ पर मॉड नहीं लगा रहा मैं, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो लिमिट्स गिवन है ना इंटीग्रेशन की, वो देखो उसके अंदर हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। तो एल एन साइन थीटा यहाँ पर लिमिट्स लगेगी π/4 से π/2 तक की। तो एल एन ऑफ साइन π/2 माइनस एल एन ऑफ साइन, यहाँ पर आप एल एन की जगह लॉग भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। ये वैल्यू हो जाएगी, अब साइन 90 में पता है 1 होता है, और ये हो जाएगा एल एन 1 माइनस एल एन साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो एल एन 1 तो होता है 0, और ये हो जाएगा माइनस एल एन 1/√2। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है ना 1/√2, इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ √2। तो आप चाहें तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, एल एन ऑफ √2, या फिर क्या कर सकते हैं, इसका रूट हटाने के लिए आप पावर 1/2 लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ 2, और ये पावर आ जाएगी 1/2। तो क्या हो गया, एल एन 2/2 भी लिखा जा सकता है, ये दोनों वैल्यू सेम ही है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है हमारे पास। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, हमारे पास सोल्यूशन है। यहाँ देखो मैंने एरर कर दिया, यहाँ पर मैंने π/4 से π/4 ही लिख दिया, यहाँ π/4 से π/2 आएगा। तो ऐसे छोटी मोटी प्लस माइनस की एरर जो होती है ना, वो हमारे पास हो सकती है, और भी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक, मुझे याद है जितना, अगर मैं आपको बता देता हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने एक गलती करी थी 2000, हाँ ये 19th क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने क्या करा था, यहाँ पर रूट मैंने लगा दिया था, पर मैंने इस जगह पे रूट नहीं लगाया था पिछले लेक्चर के अंदर। यहाँ पर मैं रूट लगाना भूल गया था,
फिर मैंने बाद में जब करेक्शन करा तो तब मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने रूट नहीं लगाया। तो इस तरह की एरर हो जाती है। इसके अलावा मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक और गलती करी थी क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। क्या गलती करी थी इस क्वेश्चन के अंदर मुझे याद नहीं आ रहा, पर इस 15 के अंदर या शायद 14 क्वेश्चन था, किसी में गलती करी थी। हाँ, इसी क्वेश्चन में गलती करी थी, या फिर वो कौन सा क्वेश्चन था, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन था वो। यहाँ पर देखो मैंने ये जो प्लस लगा रखा है ना, इस प्लस की जगह मैंने क्या लिख दिया था, माइनस लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। यहाँ पे प्लस की जगह मैंने गलती से माइनस लगा दिया था। तो ऐसी एरर हो जाती है। ये 2 एरर्स मैंने पिछले लेक्चर्स में करी थी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स अगर आप देखें और वहाँ पर अगर कोई प्लस माइनस की गलती दिखे ना, तो आप समझ लेना इसे करेक्ट मैंने कर दिया था पीडीएफ के अंदर। तो पर जो अब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो गया तो उसमें तो मैं कैसे करेक्शन कर सकता हूँ। जो एज इट इज़ अपलोड हो गया तो उसमें तो वो एरर रहेगा ही। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उस वीडियो को ही डिलीट कर दूँगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं। खैर वो सब अलग बात है, छोटी मोटी एरर हो जाती है। आपको भी सारे क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूँ वही आप करें, आपको खुद भी ट्राई करने चाहिए क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है कॉस हाइपरबोलिक का इन्वर्स का एक्स का। तो इन्वर्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो देखो अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन समझ नहीं आ रहा है तो इनकी जो वैल्यूज़ मैं बता रहा हूँ ना, वो फंक्शंस आपको देखने हैं, उन्हें याद रखना है और फिर उनका इंटीग्रेशन समझना है। आप इसे मत समझो, पर इसकी जो वैल्यू होती है ना उसका इंटीग्रेशन आपके काम आएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन एक इन्वर्स की मैं वैल्यू बताता हूँ। जो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स होता है उसकी वैल्यू होती है ln ऑफ लॉग रूट में एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू होती है इसकी। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होता है, एक लॉगरिथम फंक्शन ही होता है ln एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसका करना है, ln ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का। अब हो सकता है आपको एग्ज़ाम के अंदर है ना ये क्वेश्चन नहीं आए आपके पास, पर कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉगरिथम है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की, ये हमारे पास फंक्शन होता है इसका। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, यहाँ तो आपको एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो जो दूसरा फंक्शन है ना उसे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ उसे नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इस IBP को हटा देता हूँ। तो इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो दूसरा फंक्शन है उसे 1 मान लेते हैं, और फिर इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया u, ये हो गया हमारे पास v। और अब इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ln एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन होगा 1 dx, और फिर माइनस का साइन आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर ये जो फंक्शन गिवन है ना ये वाला, इसका क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। तो ln एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। सबसे पहले आ जाएगा एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा है ना, इसका क्या करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि इसे मान लो पूरा एक्स एज्यूम कर लो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अब हमें ऊपर लिखना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें भी क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर वो इसके न्यूमरेटर में आएगा 2x। तो ये फंक्शन तो यहाँ तक आ गया। उसके अलावा वापस से एक आएगा 1 dx, और फिर इस पूरे का क्या होगा, एक और बार इंटीग्रेशन होगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं, और इसका भी इंटीग्रेशन होगा एक और बार dx। तो यहाँ पर अभी तक तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करा है। अब सबसे पहले ये जो है ना इंटीग्रेशन 1 dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं x ln, मैं आगे लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ln ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस
इंटीग्रेशन यहाँ पर तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी x, उसे चलो बाद में देखेंगे, पहले क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उससे क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है ना एलसीएम वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या ओनली हमारे पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक एक्स यहाँ से आ जाएगा, तो x/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। तो इसे देखो, ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इस पूरे को मैंने सॉल्व करके डायरेक्टली ये लिख दिया है, आप इसे पूरा एक बार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। तो बेसिकली यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एलसीएम लोगे ना आप, तो इसका जो न्यूमरेटर बनेगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली सिर्फ ये पार्ट बचेगा। 2 से 2 पहले हम कैंसिल आउट कर चुके हैं, और यहाँ से एक एक्स आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, बस सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है। वो कैसे करेंगे देखो, यहाँ मैं साइड में बता देता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, टी मान लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये, और ये टी स्क्वायर के बराबर हो गया, तो यहाँ पर माइनस एक्स डी एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, टी डी टी के बराबर हो जाएगा। या फिर यहाँ पर आप प्लस लगा लो, ये जो माइनस है ना उसे यहाँ से हटा के आप दूसरी साइड लगा देते हो, तो भी वही हमारे पास सेम रहेगा। एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस टी डी टी, तो वो यहाँ पर पुट करेंगे हम। ये जो एक्स एल एन एक्स है ना, ये वाला ये पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा, तो एक्स एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस का टी डी टी डिवाइडेड बाय ये तो टी ही हो जाएगा हमारे पास, तो इस टी से तो ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी, तो ये हो जाएगा एक्स एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन डी टी किसके बराबर होगा, टी के बराबर ही होगा। टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारे पास होगा इस इंटीग्रेशन का पूरा आंसर। फ्रेंड्स हमने एक और इसमें अंदर एरर करी है, देखो मैं कह ही रहा था, मैं वैसे ट्राई करता हूँ एरर ना करूँ, पर यहाँ देखो एक चीज़ हमने करो, यहाँ पर जब हमने इस चीज़ को डायरेक्टली लिखा ना, तो हमने यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, जबकि यहाँ देखो क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, हमने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक चीज़ में एरर हुई है हमारे पास, इसको हम क्या लिखेंगे, वैसे ज़्यादा बड़ी एरर नहीं है, छोटी सी एरर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। तो सेम चीज़ ये जो एरर है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम टी मान लेंगे, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी डी टी डी एक्स किसके बराबर, एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टी डी टी के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को हटाना पड़ेगा। तो अब सही है बिल्कुल भी, तो यहाँ से भी एक माइनस हटेगा, और एक माइनस यहाँ से भी हटेगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया। इसमें भी आप एक बार फिर से चेक कर लेना, कोई एरर नहीं हो, मैं अपने एंड के ऊपर तो इसे मैंने चेक कर ही लिया है। अब इसके 2 आंसर है, एक तो ये आंसर लिख सकते हो आप, या फिर इसके अलावा एक और इसका आंसर हो सकता है, वो क्या हो सकता है उसे मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख देता हूँ। अब हमने स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा था, यहाँ पर देखो जो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर ये देखो ये चीज़ आ रही है एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर भी देखो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में सी। तो आप चाहे तो ये ऊपर वाला आंसर है उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो आंसर है नीचे वाला इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एक
अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो ई है उसकी पावर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई है। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक रिज़ल्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या है, जो गॉसियन इंटीग्रल भी कहा जाता है उसे। तो इंटीग्रेशन में ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन आ रहा हो जिसकी इंटीग्रल लिमिट्स भी लिखी हुई है, अपर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अगर हम उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, रूट में पाई डिवाइडेड बाई ए के बराबर होता है। ये हमारे पास क्या है, इस इंटीग्रेशन का एक रिज़ल्ट है जो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस रिज़ल्ट को आपको याद रखना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन ई की पावर में माइनस ए एक्स हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, और अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट ए आ रहा हो ना तो उस ए से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर हमें लिखना है। अब इस रिज़ल्ट को इसमें कैसे यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसे मैं लिखता हूँ, जो हमारे पास पावर में लिखी हुई है। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 3, ये सब चीज़ें आ गई। अब इसका क्या करना है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं हम इसका, माइनस 2 टाइम्स x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस में 1/8। इस टाइप से अगर आप इसे लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है ना, ये आप सॉल्व करेंगे ना तो इसी के बराबर है। इस वैल्यू को इस तरह से लिखा जा सकता है परफेक्ट स्क्वायर बना के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, तो ये क्वाड्रेटिक का ही हमारे पास एक मेन टॉपिक है। पर आपको अगर यहाँ पर भी समझना है ना तो इस तरह से क्या करना है आपको, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप 2 को कॉमन लेंगे तो -2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर लिखोगे, फिर यहाँ 2 लगाओगे, 5/4 एक्स प्लस क्या करोगे 5/4 का होल स्क्वायर करोगे। ऑलरेडी में प्लस 3/2 है, अब आपने एक्स्ट्रा क्या करा है, इसे ऐड करा है तो इसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे माइनस करोगे, -5/4 का होल स्क्वायर, और ये जो पार्ट है ना ये तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इस 2 के साथ मिलके क्या बन जाएगा, 1/8 बन जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हमारे पास इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, ये क्वाड्रेटिक वाले टॉपिक से आता है ये। तो बेसिकली हमारे पास अभी तक हुआ क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये जो ऊपर लिखी हुई है पावर के अंदर, ये कैसे लिखेंगे हम, इसे इस टाइप से लिख देंगे। तो जो इंटीग्रल है वो क्या हमारे पास, यहाँ से जो इंटीग्रेशन है वो कैसे चेंज हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएगा ये, और ई की पावर में आ जाएगा -2x प्लस 5/4, ये 5 लिखा हुआ है, 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 1/8 और यहाँ पर dx। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस 1/8 आ रहा है ना, इसे ई के पावर लगा देंगे पावर में, मतलब ई की पावर 1/8 को अलग लिख देंगे, और वो कांस्टेंट बनेगा उसे हम बाहर लिख सकते हैं। तो ई की पावर 1/8 तो बाहर आ गया, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ई की पावर में -2x प्लस 5/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एक dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लेट x प्लस 5/4 को हम t एज्यूम कर लेंगे, तो जो dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर आ जाएगा। और जो लिमिट्स है हमारे पास वो अभी भी क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही रहेगी। तो e की पावर 1/8 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर में -2t², और जो dx है और dt हो तो दोनों सेम ही आ जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट हमने ऊपर लिखा था ना वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले जो रिज़ल्ट है ना वो यहाँ पर वापस से समझ लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर में -ax² होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होता है, √π/a।
तो बेसिकली ये यहाँ पर अगर ए आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। रूट पाई अपॉन ए, पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पर ए से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन हो रहा है। ए की जगह क्या आ रहा है, बस यहाँ 2 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट में पाई बाय 2। वो यहाँ हम लिख देंगे रूट में पाई बाय 2। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे और ढंग से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, e की पावर 1/8, सॉरी 18 लिख दिया मैंने, e की पावर 1/8 रूट में पाई बाय 2। तो यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना चाहिए, ये रिजल्ट पता होना चाहिए। ये हमारे पास गॉसियन इंटीग्रल भी कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसे देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब क्योंकि लगभग 40 मिनट का ये वीडियो हो गया, तो अब थोड़ा हम फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट रूट एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर के बराबर। तो डी एक्स हो जाएगा 2t डी टी के बराबर हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो किस तरह से चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन टी, यहाँ पर रूट एक्स की जगह तो टी लिख दिया, और डी एक्स की जगह आ जाएगा 2t डी टी। तो ये हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देते हैं, टी साइन टी डी टी। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो 2 एज इट इज़ रहेगा, टी एज इट इज़ रहेगा, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस कॉस टी, और माइनस का साइन इंटीग्रेशन, टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो 1, और साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी डी टी वापस से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस टी कॉस टी, और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास, होता है साइन टी। तो ये हो जाएगा प्लस साइन टी, और प्लस में एक सी वैल्यू आ जाएगी। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पर क्यों, क्योंकि अभी टी की वैल्यू भी हमें वापस पुट करनी पड़ेगी। तो इसे मैं लिख देता हूँ 2 साइन टी। मैंने क्या करा, इस 2 को पहले साइन टी से मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन टी हो जाएगा, और इस 2 को इस -2 को माइनस टी कॉस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और प्लस में सी आएगा। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2 साइन रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स, और प्लस में सी। तो ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये भी एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था। बस हमें क्या करना है, रूट एक्स को टी मानना है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, और बस एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया और आंसर आ गया। लास्ट में बस टी की जगह में वापस जो टी एज्यूम करा था ना हमने, ये वाला, ये यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व करो ना, तो सबसे पहले चेक कर लिया करो इस पर लिमिट्स लगी हुई है नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमारे पास लगी हुई है। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एक, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था जब भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिखे तो एक्स को क्या पुट करना है आपको, टेन थीटा। तो एक्स को हम क्या पुट कर देते हैं, टेन थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, मतलब टेन थीटा का डेरिवेटिव भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और एक डी थीटा यहाँ पर हमारे पास लगेगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो टर्म हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसका स्क्वायर भी है, ये हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा। इसके अलावा थीटा की लिमिट्स भी लिखनी पड़ेगी हमें। तो थीटा की जो लिमिट्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 0 पुट करो तो थीटा की लोअर लिमिट आ गई 0, और इन्फिनिटी पुट करो तो अपर लिमिट आ गई पाई बाय 2। तो 0 से इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 तक की। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो चेंज कैसे हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, और ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स,
तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ एक्स टेन थीटा है तो इसे एक्स स्क्वायर की जगह तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इस डी एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जो डिनोमिनेटर में है वो ये वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा, और फिर जो डी एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय जो इस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है वो हो जाएगा सेक की पावर फोर थीटा। अब इसमें कुछ नहीं करना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगानी है। यहाँ हम क्या करेंगे, इस सेक स्क्वायर थीटा से अगर इसे कट करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में एक सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और उसे अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें तो 0 से π/2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखो क्या होगा, इससे कैंसिल आउट होगा तो एक सेक स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में बचेगा, वो न्यूमरेटर में जाके क्या कन्वर्ट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ आ जाएगा एक कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रल हमारे पास किस में चेंज हो गया, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये दोनों टर्म्स है ना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या ओनली ये। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है θ/2 माइनस में माइनस साइन 2θ/4, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 0 से π/2। तो ये जब आप पुट करोगे इसके अंदर तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा π/4। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आपको ये डायरेक्टली नहीं लिखना है, पूरा ये लिमिट्स सॉल्व करके लिखना है। तो यही हमारे पास इसका क्या है फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हाँ, इसमें हमारे पास क्या गिवन है, 2 + x गिवन है, e⁻−x है, और x³ हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो इसमें पहले हम थोड़े से चेंजेस करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या अज्यूम करते हैं, यहाँ पर मैं अजम्पशन लिखता हूँ, लेट -x जो है ना उसे हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो माइनस dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, या फिर dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, -dt लिख सकता हूँ। उसके अलावा 2 + x आ रहा है, तो 2 + x किसके बराबर हो जाएगा, x तो हमारे पास क्या हो गया -t हो गया, तो ये हो जाएगा 2 - t के बराबर हो जाएगा। और x³ किसके बराबर हो जाएगा, -t³ के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 2 - t, यहाँ पर एक आएगा -dt, और डिवाइडेड बाय माइनस का t³। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसमें क्या होगा, देखो इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी 2 - t e⁻t डिवाइडेड बाय, सॉरी e⁻t नहीं dt, e⁻t कहाँ से लिख दिया, dt, और e⁻t भी तो था ना, हाँ हमने एक टर्म मिस कर दिया, देखो यहाँ पर e⁻t भी तो आएगा एक, तो यहाँ आएगा e⁻t और फिर आएगा माइनस का dt। वापस क्या होगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dt/t³ बचेगा। तो 2 - t e⁻t dt/3। अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ, रिजल्ट की तरह आप उसे याद भी रख सकते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं। e⁻x f(x) प्लस f'(x) का जब इंटीग्रेशन होता है तो वो क्या होता है, e⁻x f(x) प्लस c के बराबर ही होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिज़ल्ट है। तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न इस क्वेश्चन के अंदर बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। मैं क्या करूँगा, जो इंटीग्रेशन है ना उसमें सबसे पहले e⁻t को तो आगे लिखो, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में t³ है ना उसे क्या करेंगे हम, पहले 2 से डिवाइड करेंगे और फिर t से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2/t³ और -1/t² और dt। अब इसे फिर से रीअरेंज करते हैं, e⁻t
-1/t² + 2/t³ dt। यहाँ देखो फिर से मैंने एरर करी, यहाँ पर x लिख दिया मैंने, क्योंकि ज़्यादातर x लिखते ना तो x की आदत ही होती है ये लिखने की। तो अगर हम क्या करें, इसे f मान लेते हैं, इसे अगर मैं f(x) नहीं f(t) मान लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि t में है ये फंक्शन, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, f' t लिखी हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻t। f(t) होता है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा -1/t² और प्लस में c। इसका आंसर हो गया -e⁻t /t² प्लस में c। जो ऊपर वाले पैटर्न से हम कंपेयर करेंगे। और अगर आपको डिफरेंशिएशन करना भी है ना तो वो करके देखो, -1/t² है तो ये क्या हो जाएगा, -t⁻²। तो ये जो -2 है ये आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक बाहर माइनस है। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 - 1, मतलब पावर कितनी होगी, -3 होगी। और वो क्या वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड में -2/3³ हो गया। तो देखो ये f' ही हमारे पास आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो रिज़ल्ट हमारे पास ऊपर आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे पास, f है, और ये क्या है, सॉरी ये नहीं, ये ओनली हमारे पास ये f है हमारे पास ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर अगर आपको ये जो सब्स्टिट्यूशन मैं यूज़ करने वाला हूँ ना, ये अगर आप इसमें यूज़ करेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट x को हम क्या मान लेंगे, sin² थीटा मान लेंगे। तो जब x को आप sin² थीटा पुट करोगे तो जो dx है वो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा हो जाएगा। और जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम सारी पुट कर देते हैं। थीटा की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो भी यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 पुट करो तो 0 आएगा, और जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो √1 होता है, ये हो जाएगा π/2। तो थीटा की लिमिट हो गई हमारे पास 0 से π/2। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके π/2 तक हो जाएगा। dx की वैल्यू कितनी है, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा के बराबर है, डिवाइड में स्क्वायर रूट हम लगाएंगे। तो x किसके बराबर है हमारे पास, यहाँ देखो x आ रहा है, तो x तो sin² थीटा के बराबर है, उसे लिख देते हैं हम sin² थीटा। पर जो 1 - x है वो क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा हो जाएगा। वो किसके बराबर होता है, cos² थीटा के बराबर होता है। तो 0 से π/2 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, ये एक तो sin थीटा बाहर आ जाएगा और एक cos थीटा आ जाएगा। ये रूट में 1 - sin² थीटा क्या बन जाएगा, cos² थीटा, और उसका रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई। अब sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। तो ये हो गया, 2 तो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख देते हैं। 0 से π/2 d थीटा, तो d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 2 π/2 -0। इसका मतलब आंसर आ गया ओनली पाई, हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा पूरा सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें फिर से हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास आ रहा है, पर आपको क्या करना है, हाइपरबोलिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को याद रखना है। तो tan हाइपरबोलिक x वो किसके बराबर होता है, e⁻x - e⁻−x अपॉन e⁻x + e⁻−x। ये हमारे पास होती है tan हाइपरबोलिक x की। और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है ना e(x)px, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये होता है e⁻x अपॉन e⁻x के बराबर ही होता है। तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर मैं tan हाइपरबोलिक की वैल्यू लिखता हूँ, तो e⁻x - e⁻−x अपॉन e⁻x + e⁻x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो उसे मैं 1/e⁻x लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक dx। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये चीज़ तो अगर मान लो आपको पता नहीं है, पर अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आ गया तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं पता हो आपको
और अगर इस टाइप का डायरेक्ट इंटीग्रल भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो लेट ई की पावर एक्स है ना, यहाँ पर देखो सारे टर्म ई की पावर एक्स में ही आ रहे हैं, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर भी। तो इससे पहले हम टी एज्यूम कर लेते हैं। तो जो टी की लिमिट्स हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ज़ीरो पुट करो, यहाँ पर ज़ीरो है, तो ई की पावर ज़ीरो कितना हो गया हमारे पास, टी के बराबर है, मतलब टी की वैल्यू होगी 1। तो लोअर लिमिट तो आ जाएगी टी की 1 आ जाएगी। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट तो इन्फिनिटी रहेगी, तो 1 से इन्फिनिटी रहेगा। उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी टी बाई टी। क्यों, क्योंकि ये देखो ये तो टी के बराबर ही है हमारे पास, तो इसको मैं टी लिख दूंगा और फिर वो टी क्या हो जाएगा यहाँ पर इस डी टी के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, आगे देखो अगला स्टेप क्या करेंगे हम, जीरो से इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, अब हम 1 से इन्फिनिटी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अब लिमिट्स हम क्या लगाएंगे टी की। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स को हमने टी माना, तो अगला क्या फंक्शन है, ई की पावर माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो टी माइनस 1/t, टी प्लस 1/t, और इसके अलावा यहाँ पर एक और फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर एक और ई की पावर एक्स आ रहा है, तो इसे भी हम एक बार 1/t लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक और 1/t। उसके अलावा जो डी एक्स है, देखो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ये डी टी बाई टी लिखेंगे हम। तो यहाँ एक और आ जाएगा डी टी बाई टी। अब ये पूरा फंक्शन हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन ध्यान से समझना आप। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 और डी टी। इस चीज़ को समझना। ये देखो ये 1/t और ये 1/t तो मिल के क्या बन जाएंगे, ये वाला टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए। यहाँ हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा टी स्क्वायर। तो इस टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1। तो वही चीज़ यहाँ पर देखो मैंने लिखी है, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2/t स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/t स्क्वायर dt। और इस इंटीग्रेशन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 tan इनवर्स, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 tan इनवर्स t प्लस 1/t। और यहाँ पर t की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, तो वो क्या है, t की वैल्यू 1 से लेके t की वैल्यू इन्फिनिटी तक। तो ये वैल्यू उसको यहाँ पे पुट करो, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा 2 of π/2 माइनस 2 of π/4। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा π/2 माइनस 1। यह होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, π/2 माइनस 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या लिखा हुआ है, sin x प्लस 1 लिखा हुआ है, इसका रूट यहाँ पर लगा हुआ है, लिमिट्स भी लगी हुई है 0 से π/2 तक, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बस इसमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज ही आपको सही यूज़ करनी है। सबसे पहले जो 1 लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ किस टाइप से, sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ये तो हमें पता ही है, आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों क्या होते हैं, बराबर, मतलब दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। उसके अलावा प्लस में ये जो साइन एक्स है ना, इस साइन एक्स को मैं कैसे लिख दूंगा, 2 साइन ऑफ x/2। जो 2 मतलब साइन 2 थीटा होता है वो क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ x/2।
और dx। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन जाएगी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। तो ये हो गया रूट में साइन ऑफ x/2 प्लस कॉस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। और पहले यहाँ पर क्या होगा, देखो रूट भी आ रहा है और होल स्क्वायर भी आ रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0 से π/2 में इंटीग्रेशन बचेगा ओनली क्या, साइन x/2 dx और प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 कॉस ऑफ x/2 dx। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 कॉस x/2 और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन ऑफ x/2। और यहाँ पर लिमिट्स इसकी लगेगी x = 0 से लेके π/2 तक की। तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू π/2 देंगे, तो π/2 पे तो दोनों सेम होते हैं। π/2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू π/4 हो जाएगी, और π/4 पे दोनों सेम होते हैं। π/2 पे नहीं, ये π/2 यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे पुट करो, तो ये हो जाएगा π/4 और यहाँ पे भी आ जाएगा π/4, क्योंकि ऑलरेडी एक 2 लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब अपर लिमिट तो इसकी आएगी 0। माइनस करते हैं लोअर लिमिट को। अब cos 0 तो क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो उसे हम लिख देंगे -2, और प्लस साइन 0 तो हमारे पास क्या होता है 0 ही होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और -2 क्या हो जाएगा, प्लस के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 2। और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ये आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लगभग 3 से 4 लाइन में हमने सॉल्व कर लिया इसे। यहाँ एक चीज़ समझना, यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा था और यहाँ रूट आ रहा था, तो रूट से होल स्क्वायर किसका कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को वैसे मैं आपको खुद को करने के लिए देने वाला था, डू इट योरसेल्फ, पर इसको एक बार मैं करवा ही देता हूँ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझो पहले एक बार। ये क्वेश्चन हमसे मतलब पूछ क्या रहा है। सबसे पहले हमारे पास I1 गिवन है, जो इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक का, जिसमें हमारे पास फंक्शन है 1/1 प्लस रूट एक्स। I2 है, उसमें फंक्शन चेंज हो गया, तो जो यहाँ पर 1/1 प्लस रूट एक्स था ना, वो यहाँ पर 1 प्लस मतलब डिवाइड में 1 प्लस में लिखा हुआ है। तो अगर मैं चलो इसको मैं एक और तरीके से लिख के बताता हूँ आपको। अगर इसे इस तरह से लिखा जाए, IN को मैं लिखूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 f ऑफ n x dx। तो यहाँ पर f ऑफ n x को कैसे लिखा जा सकता है, 1/1 प्लस f ऑफ n-1 x की तरह। और यहाँ पर सबसे पहले हमें f1 को भी डिफाइन करना पड़ेगा। f1 ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस रूट एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है, मतलब इस तरह का पैटर्न हमारे पास यहाँ फॉलो हो रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो f1x है, मतलब अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसकी वैल्यू के बराबर, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा। तो एक चीज़ समझो, अगर यहाँ पर हमारे पास n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मतलब जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(n)x dx, वो किसके बराबर ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ n-1 x dx के बराबर ही हो जाएगा। और इंटीग्रेशन भी सेम ना होकर क्या होगा, इन्फिनिटी पर इनकी वैल्यूज़ भी सेम हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, वैसे ये मेथड अगर मैं बता तो रहा हूँ आपको, पर इसे आप गलत भी समझ सकते हैं, सही भी समझ सकते हैं, जैसा आपको समझना है। इसे मैं क्या मान लेता हूँ, L मान लेता हूँ। तो L = 1/1 प्लस L हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या रहा हूँ, ध्यान से समझना एक बार वापस से। ये जो इंटीग्रेशन होगा ना, ये इंटीग्रेशन n = इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पे इंटीग्रेशन सेम है, मतलब इन्फिनिटी पे ये जो दोनों फंक्शंस है ना, इनकी वैल्यू भी सेम होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी वैल्यूज़ को सेम कर देता हूँ। तो f ऑफ n x = f ऑफ n-1 x, और इसको किसके इक्वल पुट कर देता हूँ, इक्वल में L के बराबर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इक्वेशन बनेगी, वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ये वाली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो मैंने करा क्या है, इसके जगह मैंने L लिख दिया, इसकी जगह भी मैंने L लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। और तीसरी चीज़, ये जो IN आएगा ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट एक्स आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, और लिमिट्स भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है।
तो जो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी है यहाँ से, तो ये हो जाएगा एल वन प्लस एल, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो एल स्क्वायर प्लस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एल की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यहाँ पर हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि जो सी है ना उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 है। तो यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 2a, तो हो जाएगा 2, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया मैंने। तो -1 प्लस माइनस रूट में यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों माइनस साइन ही लेंगे, मतलब एक प्लस का √5 लेंगे और एक -1 लेंगे। तो जो एल की वैल्यू है वो हो जाएगी √5 -1/2। यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, √5 -1/2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे क्या कहते हैं, हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। इस वैल्यू को हम गोल्डन रेशो भी कहा जाता है। अगर कभी आपसे कोई पूछे गोल्डन रेशो क्या होता है, तो वो क्या होता है, √5 -1/2 होता है। तो ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो, दिखने में कितना डरावना लग रहा है। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर आ रहा है, फिर उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो x+π/4 है, मतलब π/2 का मल्टीपल भी नहीं है, पाई भी नहीं है, π/4 है, और डिवाइड में e की पावर में x² आ रहा है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे तो इसका भी आंसर बहुत ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अब हम। तो इसका जो एक आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होगी वो क्या होगी, सबसे पहले एक रिजल्ट यूज़ करते हैं हम। वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा के बराबर होती है ये वैल्यू। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो इसका यूज़ करें हम, तो साइन स्क्वायर x+π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स x+π/4। तो ये हो जाएगा 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x+π/2 हो जाएगा। और कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/2 कॉस ऑफ π/2। तो ये 90 डिग्री हो गया लगभग, मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री प्लस थीटा होता है तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और एंगल ये -1/2 साइन 2x ही रहेगा ये हमारे पास। तो ये वैल्यू इसकी हमारे पास आएगी। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर x+π/4 आ रहा है, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, 1/2 - 1/2 साइन 2x के। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमने बेसिकली करा कुछ नहीं है, लिमिट तो हमारे पास चेंज होगी नहीं क्योंकि उसमें तो हमने कुछ करा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, -∞ से +∞ 1/2 e की पावर में 1/2 e की पावर -x² dx हो जाएगा, और फिर -1/2 इंटीग्रेशन 1/2 तो कांस्टेंट है ना, उसे हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसे हटा के बाहर लिखने का हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 बाहर आ गया, e की पावर -x² dx बचा, 1/2 बाहर आ गया, और बचा क्या हमारे पास, साइन 2x अपॉन e की पावर में x² और dx। थोड़ा राइटिंग अगर आपको अजीब लग रही होगी पर आप समझ सकते हैं, राइटिंग पे फोकस मत करो, जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना ये वाला, ये तो मैंने आपको अभी करवाया था, इसकी वैल्यू होती है कितनी, √π के बराबर होती है, मतलब √π/1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसे 1 को भी हटा देते हैं। तो इसकी वैल्यू तो होती है √π, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके अलावा ये जो फंक्शन है ना, ये हमारे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा 1/2 √π - 0, यहाँ पर मैं 0 लगा देता हूँ। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, √π/2। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, √π/2।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये क्वेश्चन भी देखो, देखने में कैसे कि इनकी शक्लें कितनी डिफ़िकल्ट बनाई जाती है, पर होते ही क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ आ रहा है 3x², सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ये जो इंटीग्रेशन है 3x² x³ + 1 का होल स्क्वायर और e की पावर में -x⁴ और -2x³। कितने सारे टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ई भी आ रहा है, यहाँ पर होल स्क्वायर भी आ रहा है और 3x² भी आ रहा है, और फिर इंटीग्रेशन भी -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो, अब हम क्या करेंगे, x³ को t मानेंगे, तो लेट t = x³। तो dt की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3x² dx हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 3x² भी आ रहा है और dx भी आ रहा है, और यहाँ x³ है, और ये जो दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं ना, ये x³ का होल स्क्वायर और ये x³ है। और जो लिमिट्स रहेगी t की, वो अभी भी -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ही रहेगी। तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टर्म आ जाएगा dt। सबसे पहले तो हो जाएगा t+1 का होल स्क्वायर e की पावर में -t² - 2t, और यहाँ हो जाएगा dt। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही ना, इसे भी हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में बनाना चाहेंगे। तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो एज इट इज़ रहेगा। t+1 का होल स्क्वायर भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे t+1 का होल स्क्वायर, और इसके माइनस में कुछ आएगा, एक प्लस में 1 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये t² - 2t ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा dt। अब उसमें हम क्या करते हैं, देखो ये जो +1 आ रहा है ना, इसे e की पावर +1 लिखते हैं, मतलब e बन जाएगा ये। तो इस +1 को यहाँ से हटा देते हैं और इसे हम बाहर लिख देते हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया e, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, t+1 का होल स्क्वायर और e की पावर में -t+1 का होल स्क्वायर dt। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या हुआ, यहाँ पर भी t+1 आ रहा है और यहाँ पर भी t+1 आ रहा है, और दोनों जगह स्क्वायर भी आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से t+1 को u मान लें, u = t+1 ले लें, तो जो du है वो किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इंटीग्रेशन अभी भी वही लिमिट्स तो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगी। यहाँ हो जाएगा u² e की पावर -u² और du। अब हमें पता है ये जो फॉर्मूला होता है इसका, इस इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, √π/2 होता है। तो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे √π/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, e√π/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर हमने क्या करा, डायरेक्टली एक रिजल्ट को यूज़ कर लिया है। मैं एक बार वापस से नोट लगा के लिखना चाहूँ, इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, या फिर इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमने, क्योंकि हमने पहले इसे लिख ही दिया है। तो ये e√π/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा ई को मैं ढंग से लिख देता हूँ, यह हो जाएगा e√π/2, या ब्रैकेट भी लगा लो। अब जो रिज़ल्ट है ना हमने यूज़ करा है वो मैं लिख देता हूँ, रिज़ल्ट यूज, जो इंटीग्रेशन है -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का, u² e की पावर में -u² du, ये किसके बराबर होता है, √π/2 के। तो ये रिज़ल्ट हमने क्या करा है, यूज़ करा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 तक का, और जो फंक्शन है वो क्या है, 1 + 10 की पावर 2017x है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको दिखे ना, तो आपको क्या करना है, एक जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है a से b, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो f(x) dx किसके बराबर होता है, a से b f(a + b - x) dx के बराबर ही होता है ये। तो इस प्रॉपर्टी को अगर इसमें अप्लाई करें, तो ये जो इसे मान लेते हैं हम पहले i, इसे मैं लिख देता हूँ i, क्योंकि ये i मान लेंगे तो इसे ज़्यादा आसानी होगी हमें सॉल्व करने में, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो 0 से π/2, और f हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो dx आएगा, फंक्शन है 1 + 10 की पावर
2017 और यहाँ हो जाएगा π/2 + 0, तो ये हो जाएगा π/2 - x। अब 10 π/2 - x क्या होता है, cot x में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो i की वैल्यू हो जाएगी 0 से π/2। हम इसे एक चीज़ और करते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 π/2 - x है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं। 10 ऑफ π/2 - x ये किसके बराबर होता है, cot x के बराबर होता है, तो यहाँ पर cot x आ जाएगा। और एक और आइडेंटिटी क्या चीज़ है, जो cot x होता है उसको क्या लिखा जा सकता है, 1/10x भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं इसे dx + 1/cot की पावर 2017x। अब cot x को हम क्या लिखेंगे, cot x को लिख देंगे हम 1/10x, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन 1 + 1/10 की पावर 2017x। अब यहाँ अगर ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, डिनोमिनेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में आ रही है, मतलब इसके, तो अभी यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं हम। तो जो आई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 से π/2, तो एलसीएम लेने के बाद ये जो टर्म है ना, ये तो क्या चले जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2017x डिवाइडेड बाय 1 + 10 की पावर 2017x, और यहाँ पर आ जाएगा एक dx। अब इसे मान लेते हैं हम क्या, सेकंड इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बनेगी 2i, और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 का। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट आई हमने एज्यूम करा था उसके डिनोमिनेटर में तो 1 आ रहा था, न्यूमरेटर में 1 आ रहा था और डिनोमिनेटर ये था। अब इसका जो सेकंड इक्वेशन है उसका देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, पर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 10 की पावर 2017, और दोनों की लिमिट्स भी सेम है, 0 से π/2, और ये भी 0 से π/2 तक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो आपको जो डिनोमिनेटर है ना वो दोनों का सेम हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली dx। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर dx लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा π/2 - 0, ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी π/4। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। क्यों, क्योंकि ये तो π/2 आ गया, अब ये वाला जो 2 है ना ये भी क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी π/4, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, π/4। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। राइटिंग पर फोकस मत करना, जो कंसेप्ट है उससे ध्यान से समझते चलना। क्वेश्चन 19 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है ना क्वेश्चन, इसका मैंने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मैंने बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने ये फॉर्मूला डिस्कस करा है। तो ये दो फॉर्मूले थे, ई की पावर ax sin bx dx, इसका फॉर्मूला एक हमने डिस्कस करा था, और एक फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था ई की पावर ax cos bx dx। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या करोगे, यहाँ पर cos आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ई की पावर ax cos bx के इंटीग्रेशन का। तो मैं पहले एक बार दोनों फॉर्मूला बता देता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। तो जब ई की पावर ax sin bx हो तो इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर ax अपॉन में a² + b², तो दोनों में आता है। इसके अलावा इसमें जो टर्म आता है वो होता है a sin bx प्लस नहीं आता, सॉरी माइनस आता है इसमें, a sin bx माइनस b cos bx, और इसमें आता है ई की पावर ax अपॉन a² + b², और यहाँ पर जो टर्म आता है a cos bx प्लस b sin bx हमारे पास आता है। तो ये फॉर्मूला यूज़ हम करते हैं, प्लस सी भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इंडेफिनिट है, तो प्लस सी दोनों में लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है ना, इसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन ई की पावर 2x cos ऑफ 3x
dx। इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो मैं a की वैल्यू 2 है, कंपैरिजन करके अगर बताऊँ तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, बस a और b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो e की पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2 कॉस ऑफ 3x प्लस 3 साइन ऑफ 3x और प्लस में c, ये वैल्यू हो जाएगी। इसे मैं अलग से लिख देता हूँ। तो इसे और अगर सिंप्लीफाई करें तो ये जो वैल्यू है e की पावर 2x अपॉन 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13 बन जाएगी हमारे पास वैल्यू। 9 + 4 13, और ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस 3 साइन 3x और प्लस में c। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूले का डेरिवेशन देखना है तो आप जो मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम चैनल पे से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर भी आप इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन था। अब हम डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी देखो बहुत अच्छा है, दिखने में देखो कितना लंबा लग रहा होगा ये क्वेश्चन आपको। आधे से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन की लेंथ को मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी नहीं और इसको स्किप कर देंगे, पर ये भी एक बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे समझो कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखेगा ना आपको तो ये सिर्फ डराने के लिए, इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े से चेंजेस करते हैं। यहाँ देखो कॉस की पावर में क्या लिखा हुआ है, cos x + 1 लिखा हुआ है। तो ये जो +1 है ना इसको अलग कर लेते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ cos की पावर में cos x, और ये जो +1 आ रहा था ना तो इसको मैं इस cos के साथ एक अलग से पावर लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा cos x, इसकी पावर 1 लिख सकते हो आप। ये जो 10x है ना इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, sin x/cos x। तो यहाँ पर ये आ गया sin x अपॉन cos x और 1 + log ऑफ cos x और dx। अब क्या होगा, देखो क्या होगा, इस cos x से तो ये cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं हम। तो इंटीग्रेशन में बचा cos x की पावर में cos x, और अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा ये sin x। इसे मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ और पहले इस टर्म को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 1 + log cos x, और यहाँ पर मैंने वो जो sin x बचा हुआ था उसे यहाँ पर लिख दिया, और dx। तो मैंने क्या चेंज करा है, इस वाले टर्म को यहाँ पर लिख दिया और ये sin x को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये cos x कैंसिल आउट हो गया और ये टर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज़, और dx एज इट इज़ यहाँ पर। तो यहाँ तक मेरे को लगता है इसमें आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने के अंदर। थोड़ा सा इसे ऊपर शिफ्ट करके लिख देता हूँ मैं। अब आगे देखो क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेट t = cos x, या फिर ऐसे लिखते हैं cos x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, -sin x, dx वो किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। इसका मतलब sin x dx वो किसके बराबर हो गया, -dt के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास sin x dx आ रहा है तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, -dt, और cos x को हमने t माना है तो यहाँ पर cos x की जगह t लिख देंगे। यहाँ पर हम यहाँ t आ जाएगा और एक यहाँ पर t और यहाँ पर भी एक t आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अब हम जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा है उसके अकॉर्डिंग लिख दें। तो ये हो जाएगा t की पावर t 1 + log t, और यहाँ हो जाएगा माइनस का dt। तो इस माइनस के साइन को अगर हम लिखना चाहें तो मैं डायरेक्टली बाहर भी लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको और एक माइनस का साइन मैं यहाँ पर बाहर लगा देता हूँ। ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है अब हमें। अब इसका इंटीग्रेशन ध्यान से समझना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका इंटीग्रेशन अगर आपने ये समझ लिया ना तो बस यहाँ तक इसका टफ पार्ट था, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा, एक और सब्स्टिट्यूशन इस इंटीग्रेशन के अंदर यूज़ करूँगा। वो क्या है,
लेट टी की पावर टी, जो यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना देखो टी की पावर टी, इसको मैं क्या कर लेता हूँ यू अज्यूम कर लेता हूँ, यू अज्यूम कर लूँगा। अब इसमें क्या करूँ, दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई कर दो, तो टी एल एन, टी को मैं क्या लिख सकता हूँ एल एन यू लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो सबसे पहले क्या आएगा, टी को एज इट इज़ रहने दो, एल एन टी का डिफ्रेंशिएशन करो, तो एल एन टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/t, और प्लस के अंदर टी का डिफ्रेंशिएशन 1, एल एन टी को एज इट इज़ रखो, यहाँ पर आ जाएगा डी टी, और एल एन यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/u डी यू। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, और ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी तक हम ऊपर लॉग लिखते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पर एल एन ना लिख के हमें लॉग लिखना चाहिए। यहाँ पर देखो मैंने एल एन लिख दिया, यहाँ पर लिख लो लॉग, यहाँ पर भी लॉग लिखो, और यहाँ पर भी लॉग आएगा। अब यहाँ क्या होगा, एक चीज़ समझो, इस टी से तो ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस लॉग टी डी टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/u डी यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज़फुल कैसे, देखो टी की पावर टी तो u बन जाएगा, तो यहाँ पर u आ जाएगा, यहाँ पर हम u लिख देंगे, और 1 प्लस लॉग टी, ये देखो ये पूरा पार्ट जो है ना 1 प्लस लॉग टी डी टी, ये 1 प्लस लॉग टी डी टी किसके बराबर हो जाएगा, 1/u डी यू के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, माइनस साइन तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन, ये तो u हो गया, और 1 प्लस लॉग टी डी टी कितना हो जाएगा, 1/u डी यू इसका आंसर हो जाएगा। तो यह हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी यू, तो ये हो जाएगा माइनस का u। अब u की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। तो u की वैल्यू कितनी है, माइनस टी की पावर t है, और t हमारे पास क्या है, हमने स्टार्टिंग में पुट करा था, देखो t हमारे पास क्या है, cos x के बराबर है, तो t की पावर t आ गया लास्ट में। और हमें पता है ये 2-4 तरह के क्वेश्चन है, इन्हें मत देखना, अभी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे उन्हें। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें t की पावर t की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये माइनस टी की पावर t प्लस सी भी लगा लो इसके अंदर, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस सी इज इक्वल्स टू, थोड़ा यहाँ जगह कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल माइनस टी की पावर टी। अब टी हमारे पास क्या है, कॉस एक्स है, तो ये माइनस कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स और प्लस सी, ये क्या होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लगभग आज के इस लेक्चर में 1.5 घंटे का ये लेक्चर हो गया, और 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करे। इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि ये अच्छा क्वेश्चन था, एक आज के लेक्चर का वन ऑफ द सबसे अच्छा क्वेश्चन यही मुझे लगा। बाकी सारे क्वेश्चन हमारे पास बहुत ईजी थे, ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी, इसके अंदर हमने क्या करा, ये रिजल्ट को यूज़ करा है। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व करे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था एक, जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेगी। तो मैं एक बार आपको कहूँगा कि प्रीवियस लेक्चर्स पे आप देखें, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करें, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जो प्लेलिस्ट है उसको तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि वो क्वेश्चन आप देखें। और अगर आप वीडियोज़ भी ना देखें तो जो PDF टेलीग्राम पर मैंने अपलोड कर रखी है उसको डाउनलोड करके एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। रिवीजन में भी आपके वो बहुत ज़्यादा काम आएगी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो 2018 के क्वेश्चन है इनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और ये PDF भी डाउनलोड करके आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ। ये कंटेंट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल नहीं, टीचर्स के लिए भी यूज़फुल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।